एक काम आप लोग को करना है। जब हम कहेंगे 1885 से 1905 स्वतंत्रता आंदोलन का एक काल, ठीक, तो इसी काल में हमें देखना है कि इस समय हमारा शत्रु कौन है। शत्रु कौन है इस समय हमारा? हमारा शत्रु इस समय है सरकार। कौन सी सरकार? वो सरकार जो ब्रिटिश की है और भारत में है। ब्रिटेन में वो क्या कर रही है हमसे कोई मतलब नहीं है। ब्रिटेन के नागरिकों पर वो गोली मार दे, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जो भारत में कुकर्म कर रही है, उस कुकर्म का हमसे खासा संबंध है और उसी के विरोध हम लोग लड़ेंगे, खड़े होंगे। तो ब्रिटिश ने क्या कर रखा है? कुछ प्रतिनिधि बनाए हैं। क्या बनाए हैं? भारत में कुछ प्रतिनिधि भेजे हैं और उन प्रतिनिधियों को कहा जाता है वायसराय या गवर्नर जनरल। अभी क्या कहा जाता है? 1858 के बाद वायसराय कहा जाएगा ना। वायसराय क्या कहा जाएगा? तो हमने कुछ बना रखे हैं क्या? वायसराय। कौन बना के रखा है? ये ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि हैं। तो आपको क्या करना है? 1885 से लेकर के 1905 तक का वायसराय देख लेना है। जैसे डफरिन था उस समय, डफरिन के बाद कौन आता है? एल्गिन द्वितीय आता है शायद, है ना। हार्डिंग आता है, मिंटो आता है, ये सब नहीं, मिंटो अभी नहीं आ रहा, मिंटो 1905 के बाद आएगा, ठीक। तो ये आपको देखना, यही आपके शत्रु हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी ही हमारे लिए क्या होगी? समस्या उत्पन्न करेगी। तो आपको क्या करना है? 1885 से 1905 तक के वायसरायों की कहानी देखनी है कि इनके काम क्या हो रहे हैं। क्लियर? दूसरा 1800, ये तो शत्रु कैंप हुआ। अब हमारा जो योद्धा, हमारे जो योद्धा हैं जो इनके विरुद्ध लड़ेंगे, 1885 से 1905 तक जो लड़ने वाले लोग होंगे, वो कौन लोग थे और क्या कर रहे थे, ये देखना। हमने बताया था कि इतिहास में हम लोग घटना पढ़ते हैं, घटना में शामिल व्यक्ति पढ़ते हैं, घटना का स्थान पढ़ते हैं, यही ना, और घटना क्या हुई है वो पढ़ते हैं, तिथि पढ़ते हैं। तो एक काल ये है, तो दुश्मन हमारे ये हैं और हमारे योद्धा ये हैं। 1885 से 1905 के बीच कांग्रेस के लगभग 21 सम्मेलन हुए हैं। कितने? 20 साल की कहानी है ये। और इस 20 साल, मतलब 20 साल में 1885 और 1905 को भी मिला लें तो 21 सम्मेलन हुए हैं। इन 21 सम्मेलनों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया है? और कांग्रेस की तरफ से जिसने प्रतिनिधित्व किया है वो हमारा संगठित हीरो है, एक तरीके से समझ लीजिए। इनकी कहानी पढ़िएगा। तो आपका काम क्या है लूसेंट में? 1805 से 1905 तक के वायसराय गवर्नर जनरल देख लेना है, ठीक है। क्या बोल रही हैं? 1885 सॉरी 1885 से 1905 तक ये देख लेना है कि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कौन थे। और वो तो केवल वो नाम हैं जो अध्यक्ष बने हैं, उसके अलावा वो कौन लोग थे जो कुछ संस्थाओं का गठन करके कांग्रेस के अलावा भी विद्रोह कर रहे थे, ठीक। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको। ये जो काल है कांग्रेस का उदारवाद का काल है। किसका काल है ये? उदारवाद का काल है। इस काल में कांग्रेस यह समझने का प्रयास कर रही है कि ब्रिटिश सरकार हमारे साथ करना क्या चाहती है, ठीक। इस काल में कांग्रेस कोई राजनीतिक विद्रोह करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस का मकसद केवल क्या है? जन अधिकारों को दिलाना। क्या? और इस काल में 1885 से 1905, इस काल में कांग्रेस को यह नहीं समझ में आ रहा है कि आम आदमी को भी कांग्रेस में शामिल किया जाना चाहिए। इस काल में कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि जिनके मुद्दे हैं उनको भी लड़ाई में शामिल करना चाहिए। केवल शिक्षित कुलीन वर्ग ही कांग्रेस में शामिल हैं और वही लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई क्या है? हमारे अधिकार। और वो किस आधार पर? इस आधार पर कि शांतिपूर्वक दे दिए जाएं, ठीक। यही कारण है कि इसमें कुछ अंग्रेज भी शामिल हैं शुरू में, क्योंकि कांग्रेस उदारवादी है और वो कोई खुल करके विरोध ब्रिटिश सत्ता का नहीं कर रही है, वो केवल याचना कर रहे हैं। इसी याचना से व्यथित एक वर्ग जो 20 सालों तक इस याचना से त्रस्त होगा, वो अचानक से हथियार नहीं उठाएगा। इस 20 साल की जो याचना है उसको देख देख कर थक जाएगा, ठीक है। आपके घर में मान लेते हैं कुछ ऐसी स्थिति निर्मित है कि 3 लोग याचना के तरीके से मांगते हैं अधिकारों को और 3 लोग ऐसे हैं जो याचना से त्रस्त हैं।
एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 20 साल तक देख लिए कांग्रेस की याचना, और ब्रिटिश सरकार अपने क्रूरतम उपायों से अभी थक नहीं रही है ना। कहीं किसी की हत्या हो जा रही है, कहीं किसी को मार दिया जा रहा है, पुलिस का अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है लोगों के जीवन में, बहुत सारी चीजें हैं, अधिकार छीने जा रहे हैं, अभी भी ये सब चल रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, सब चल रहा है अभी। तो क्या करेंगे वो जो असंतुष्ट वर्ग, जो कांग्रेस से दूर देख रहा है कि कांग्रेस मांग रही है और किस प्रकार से अंग्रेजों के सामने केवल गिड़गिड़ाया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। क्या किया है 1885 से 1905 तक कांग्रेस ने, ये काल उदारवादी याचना का काल माना जाता है। अंग्रेज ये समझ रहे हैं कि इनकी हलचलें क्या हो सकती हैं, और भारतीय कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेजों से हम मांग कर अपने अधिकार ले लें। यही हो रहा है इस काल तक, बाकी कुछ नहीं। तो असंगठित आंदोलन अभी भी है, जन सामान्य को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जन आकांक्षाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसमें केवल शिक्षित कुलीन वर्ग के लोग शामिल हैं अभी, और उन्हीं के अधिकारों की बात हो रही है। ठीक, तो याचना के काल से एक त्रस्त दूसरा वर्ग तैयार होगा, और वो वर्ग 1905 नहीं बल्कि उसकी जो झलक दिखाई देने लगती है वो 1903 में एक समिति बनती है, अनुशीलन समिति। कुछ किताबों में 1903 लिखा है, कुछ में 1905 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कहीं लगाने के लिए आए तो एक भारत का गजेटियर है, उसमें 1906 लिखा हुआ है। तो अनुशीलन समिति जैसी छोटी छोटी संस्थाएं अभी भी तैयार हो रही है, मतलब छोटा सा ग्रुप इन उदारवादियों के खिलाफ लड़ रहा है। वो कहते हैं कि अब याचना नहीं रण होगा। क्या कह रहे हैं? याचना नहीं अब रण होगा। और ऐसे लोग जब इकट्ठा होंगे जो कहेंगे कि याचना नहीं अब रण होगा, है ना, जीवन या मरण होगा, जो भी होगा, पर हम लोग अब याचना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे? लड़ेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे। क्या करेंगे? प्रत्यक्ष कार्यवाही। यही रीजन है कि यहां के बाद से 1905 से लेकर आगे की कहानी 1916 तक उग्रवादी का प्रथम चरण आता है। लेकिन अंग्रेजों ने भी एक ऐसी घटना कर दी है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक बड़ी भूल की। क्या? बंगाल का विभाजन। तो पहले तो खुद ही ये याचना से थके हुए थे लोग, और दूसरा याचना में देने की बजाय उन्होंने छीनने की कोशिश की। तो बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिमों का अलगाव था अंग्रेजी सत्ता के द्वारा। तो इस बंगाल विभाजन से एक आंदोलन निकल कर आता है, स्वदेशी आंदोलन, और एक विचार निकल कर आता है कि अब हम याचना नहीं बल्कि रण करेंगे। और उसी रण के उद्देश्य से 1905 से 1916 तक बहुत सारे लोग और संस्थाएं ऐसे आती हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के विरुद्ध हैं। ठीक, और 1907 में स्वदेशी आंदोलन को लेकर के कांग्रेस में खुद ही फूट पड़ जाती है। अभी तक वो लोग जो कांग्रेस में सिर्फ शामिल हैं, भले ही वो अंदर अपनी बात को, कई बार ऐसा होता है ना कि आप विचार से सहमत नहीं होते लेकिन संगठन में बने रहते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है आपके विचार वाला कोई व्यक्ति कोई दूसरा संगठन बनता है, तो क्या होता है? आप फटाक से उस संस्थान को छोड़ करके दूसरे संस्थान में शामिल हो जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाते हैं। यही हुआ। बहुत सारे असंतुष्ट लोग जो कांग्रेस की क्रियाकलापों से असंतुष्ट कांग्रेस में थे, जैसे ही उनको उग्रवादी विचारधारा का सहारा मिला, वो क्या किए? छोड़ करके कांग्रेस को कहां चले गए? उग्रवादी विचार, या तो स्वतंत्र हो गए या तो उग्रवादियों के साथ शामिल हो गए, और उन्होंने कांग्रेस को ठुकरा दिया, और यहीं पे कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है। तो केवल बंगाल का विभाजन नहीं होता, बल्कि कांग्रेस भी विभाजित हो जाती है इसी मुद्दे को लेकर। बंगाल विभाजन में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, उसी मुद्दे को लेकर के विभाजन हो जाता है। और 1906 में इनकी जो नियत थी, किसकी? ब्रिटिश सरकार की जो नियत थी कि भारत को हिंदू मुस्लिमों में बांटा जाना है, वो सफल भी हो गई। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया जाता है त्रस्त होकर के। 1906 में एक अरुणडेल समिति बनती है। उस समिति ने पहले ही सिफारिश की थी कि इसको नष्ट, कल चर्चा करेंगे इस पर, समाप्त कर दिया जाए बंगाल विभाजन को, लेकिन 1911 तक खिंचता है। 1911 में बंगाल विभाजन भले ही रद्द कर दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजों का जो मकसद था हिंदू और मुसलमानों को बांटने का, वो सफल हो चुका है। 1906 में ढाका में एक सम्मेलन बुलाया जाता है ढाका के नवाब के द्वारा,
और उस सम्मेलन में मुस्लिम लीग नामक एक संस्था का उदय हो जाता है। दिसंबर 1906 की बात थी, तो 1906 में 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग के लिए पहली जो बैठक होती है स्थापना के लिए ढाका में, मुस्लिम लीग बन जाती है। और अब लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं होगी बल्कि मुस्लिम लीग से भी लड़ाई होगी। उनका जो बीज रोपण था बंगाल विभाजन में वो सफल होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन को सही बताया, बंगाल विभाजन को सही बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन बिल्कुल सही है और उसका समर्थन किया। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी, मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी, तो बंगाल विभाजन में मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, क्योंकि उनके पक्ष क्या था, उनके पक्ष में बंगाल विभाजन। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्वी बंगाल पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बंगाल विभाजन में यह कोशिश की गई कि राजधानियां दो बनाई जाएं, एक ढाका और एक कोलकाता। क्यों केवल हिंदुओं की राजधानी या हिंदू बहुल क्षेत्रों की राजधानी ढाका प्रभुत्वशील रहे, कोलकाता प्रभुत्वशील रहे, एक उसी के समानांतर मुसलमानों के प्रभुत्व वाली राजधानी बनाई जाए ढाका। तो ढाका बनाई गई राजधानी, और किसकी राजधानी? पूर्वी बंगाल की। और पश्चिमी बंगाल वो जो आज भारत के हिस्से में है वो बना रहा, उसकी राजधानी रही कोलकाता। तो राजनीतिक एक मंच प्रदान किया गया मुसलमानों को, ठीक, और वो सफल भी हुआ। मुस्लिम लीग 1907 से अपना काम करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग का संविधान जो है वो 1907 में बनता है। और पहली बैठक जो होती है मुस्लिम लीग की, सम्मेलन जो होता है पहला, उस सम्मेलन में ही इन्होंने विचार व्यक्त कर दिया कि मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन को सही मानती है, अर्थात अलगाव को सही मानती है। और यही पहली घटना है जिससे कुछ लोगों के दिमाग में भारत विभाजन पैदा हो गया। तो भारत विभाजन जो 1947 में हो रहा है, उसकी जड़ जो है वो कहाँ है? बंगाल विभाजन में ही है। क्लियर? मुस्लिम लीग की विचारधारा अलगाव को लेकर के स्पष्ट तौर पर यह था कि मुस्लिम, और इन्होंने क्या किया 1908 अमृतसर का सम्मेलन मुस्लिम लीग का, वहां पे इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं। 1909 में चुनाव होना था, 1908 में इन्होंने अलग निर्वाचन चुनाव की बात की। और 1909 में एक घटना घटित होती है जो इतिहास में पढ़ी जाती है, मार्ले मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1909 का, वो इसी परिप्रेक्ष्य में लाई गई। और उस परिप्रेक्ष्य में पहला सांप्रदायिक विभाजन किया गया जो मुस्लिम लीग ने 1908 में मांग की थी, उसको इन्होंने मानते हुए स्पष्ट तौर पर यह लिख दिया कि हम इस मांग को स्वीकार करते, मतलब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं। और यहीं से भारत में सांप्रदायिकता की जड़ गहरी होती जाती है। बात क्लियर हुई इतनी? 1905 तक की कहानी आपको समझ में आ गई है। 1905 एक बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे में हम लोग को बंगाल विभाजन डिटेल से पढ़ना है, मुस्लिम लीग डिटेल से पढ़ना है, और 1907 का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का विभाजन अच्छे से पढ़ना है। 1903 अनुशीलन समिति से लेकर के 1916 तक होम रूल आंदोलन तक जो भी घटित हुआ है उग्रवादी चरण में, वो हम लोग को पढ़ना है। और कांग्रेस के जो सम्मेलन है वो पढ़ लेना है। तो इस काल में आपको फिर से वही काम करना है, करके ले आइएगा, ठीक है? मैं सिर्फ ऐसे ही बोलूंगा और आप लोग समझते चलेंगे। किसी को दिक्कत है क्या? बताइए, दिक्कत हो तो। देखो क्या पढ़ के आना है आपको। 1905 से 1916 तक आपके शत्रु कौन हैं? हाँ, कोशिश करेंगे। 1905 से 1916 तक आपके शत्रु कौन है, अर्थात वो कौन है जो गवर्नर जनरल बने बैठे हुए हैं, वो पढ़ लेना है। 1905 से 1916 तक कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहे हैं उसके नेतृत्वकर्ता कौन है और उन अधिवेशनों में चल क्या रहा है, ये पढ़ लेना है। ये हो गए सीधे सीधे संगठित रूप से हमारे शत्रु और हमारे योद्धा जो लड़ाई लड़ रहे हैं। बात क्लियर? इसके अलावा, कांग्रेस के अलावा, अब तो कांग्रेस बहुत छोटी संस्था रह गई है, कांग्रेस का महत्व इस दौर में ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस ने उसका बंगाल विभाजन का जो प्रतिक्रिया दी, वो प्रतिक्रिया दो तरीके से समझना चाहिए। उस समय दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे 1906 में। तो उन्होंने निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पे बंगाल विभाजन का विरोध किया, लेकिन कांग्रेस इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कांग्रेस मौन धारण रही। मौन का मतलब यह होता है
कि हम ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं खुले तौर पर। तो कांग्रेस विरोध कर नहीं सकती थी। कांग्रेस इसलिए विरोध नहीं कर सकती थी कि अभी तक ब्रिटिश सत्ता के दिमाग में कांग्रेस के प्रति जो इमेज है वो ये है कि हमारी सहयोगी है, उदारवादी है और याचनावादी है, और यदि विद्रोह कर दे तो इसका मतलब होता है ब्रिटिश सत्ता का विद्रोह करना, विरोध करना। और ब्रिटिश सत्ता का विद्रोह या विरोध कांग्रेस इस समय नहीं कर सकती। यह एक दूसरा रीजन था कांग्रेस के विभाजन होने का, कि वो बंगाल विभाजन पर भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्लियर? तो एक तो ये आपको पढ़ना है, और दूसरा इनके अलावा जो उग्रवादी चरण चलता है उस उग्रवादी में उग्रवादी व्यक्ति कौन कौन हैं, कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, कौन कौन वो लोग हैं जो गरम दल में शामिल होंगे, कौन कौन वो लोग हैं जो उग्रवादी तरीके से काम करेंगे। उग्रवाद का मतलब होता है शांति नहीं, याचना नहीं, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली नीति पे चलेंगे, है ना। इन्होंने कहा रक्त के बदले रक्त की नीति, खून के बदले खून बहेगा, सीधी सी बात है। यदि कोई भारतीय मारा जाएगा तो उसके बदले एक अंग्रेज भी टपकाया जाएगा, सीधी सी बात है। और ऐसा हुआ भी। किसी को यदि किसी जगह पर यदि किसी ने मारा तो उग्रवादियों ने उसका बदला लेकर के उसको भी मारा, और ऐसे भी बहुत गोलीकांड हुए। तो सीधे खून के बदले खून की नीति, मृत्यु के बदले मृत्यु मिलेगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, याचना नहीं करेंगे, अधिकार के साथ मांगेंगे। और इस चरण में अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ, या मतलब बहुत सारे लोग बहुत अंग्रेज भी मारे गए। इस चरण के लोगों ने उस तरीके को ठुकरा दिया जिस तरीके को 1885 से लेकर कांग्रेस लेके चली आ रही थी। तो ये उग्रवादी चरण का पहला। तो आपको देखना है व्यक्ति, इस समय जो संगठन गठित हुए इन व्यक्तियों के समूह, दूसरा काम, और इन संगठनों द्वारा जो कार्य किया गया, ठीक, और हमारे जो शत्रु थे उन शत्रुओं द्वारा इनको दमन करने के जो चूंकि दमन भी करेगा, इस समय क्या चल रहा है, नरम दल को बढ़ावा देगी ब्रिटिश सत्ता, और गरम दल के दमन का काम करेगी। तो उग्रवादियों के विरुद्ध वो सेना का प्रयोग करेंगे, और उधर से कुछ ऐसा करेंगे कांग्रेसियों की मांग पर जो कांग्रेस को प्रोत्साहित करे, नरम दल को। समझ पा रहे हैं क्या? ऐसा ही हुआ है। दो बेटे होते हैं मान लीजिए किसी पिता के, और एक शैतानी करता है ज़्यादा और एक शांति से काम करता है। ये लड़ने को तैयार रहता है तो पिता इसको दबाने का प्रयास करेंगे, इसके विरुद्ध किसका, पावर का इस्तेमाल करेंगे, और इसको लाके टॉफी चॉकलेट खिलाते रहेंगे। यही होता है। तो टॉफी और चॉकलेट खिलाया जा रहा है नरम दल के लोगों को, और गोली खिलाई जा रही है किसको, गरम दल के और उग्रवादियों को। तो एक तो आपका कांग्रेस के अधिवेशन, और कांग्रेस के अधिवेशन के साथ साथ उनकी लड़ाई जिनसे थी वो, मतलब वायसराय गवर्नर जो थे, और दूसरा हमारा स्टेप रहेगा किसको, उग्रवादियों को पढ़ना, उग्रवादी व्यक्ति, संगठन, कार्य और शत्रुओं के द्वारा की गई प्रतिक्रियाएं। बस इतना पढ़ लीजिए तो ये कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक, इसमें एक घटना आपको महत्वपूर्ण है, इस काल की कुछ घटनाएं, जिसमें बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का विभाजन, 1911 में दिल्ली का स्थानांतरण, मतलब दिल्ली को राजधानी बनाया जाना, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाना, और 1914 में विश्व युद्ध का शुरू होना। विश्व युद्ध का शुरू होना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक अच्छी बात थी, और उसको समझाएंगे हम लोग, विश्व युद्ध का शुरू होना। ठीक, और फिर 1916 से कहानी होम रूल आंदोलन चलती है, और इसके जो नेता थे वो, इतनी कहानी यदि हम लोग समझ लें तो 1905 से 1915 का भारत आपको, 1916 का भारत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं, आज की क्लास से जो आपको प्रश्न लिख के ले आना है वो समझ लीजिए। किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए। हाँ भाई पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रश्न लिख लीजिए, फिर एक सर्वे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1885 से 1905 तक भारत में राजनीतिक रूप से क्या हुआ? सौ शब्द में लिखिएगा इसको। दूसरा,
1885 से 1905 तक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, आईएनसी की विचारधारा एवं कार्यप्रणाली पर टिप्पणी कीजिए। तीसरा, जो आपको खुद करना है, कांग्रेस के 1885 से 1905 तक के अधिवेशनों की चर्चा कीजिए। इतना प्रश्न यदि आप लिख लेते हैं तो आज की क्लास आपकी सफल।